सो यस हेलो एवरीवन। सो आज जो हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, राइट। हमने बेसिकली सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने सेल कॉन्स्टिट्यूएंट सारे एक एक लेक्चर में मैंने अपलोड किए थे, जो कि हम सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने सारे ऑर्गेनिक्स को डिस्कस कर लिया है। तो फॉर टुडेज क्लास वी विल बी स्टडिंग एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, ठीक है। सो बेसिकली ना, इसको पढ़ने से पहले विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स को हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। ओके, तो बच्चे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में, हमारे लिविंग सिस्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, पहला जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आया था, जैसे इवोल्यूशन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से बताऊं तो एक ऐसे समझो, जैसे पहले हमारे पास बहुत ही नोकिया वाला फ़ोन याद है, छोटू सा फ़ोन होता था। फिर वो धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट आती गई और एडवांसमेंट आती गई, है ना। अब आजकल हमारे पास स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन। इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स भी थे। तो जब सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे ना, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ अर्थ पे, जब बिल्कुल धरती बनी थी, तो जब जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आया था वो थे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑलराइट। एंड फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट हुई, ठीक है। बहुत टाइम बाद, कुछ 100-200 साल बाद दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म आ गए। कौन? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मैंने आपको मैंने आपको हर लेक्चर में इन जनरल बताया कि बायोलॉजी में नाम से ही सब कुछ समझ आ जाता है। तो आप कभी भी बायोलॉजी में अगर प्रो का मतलब समझो ना, प्रो का मतलब होता है बच्चे प्रिमिटिव। ये अपने जमाने वाला प्रो नहीं, ये पुराने वाला। पी फॉर प्रो, पी से याद रखेंगे प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पुराना, ओल्ड, ठीक है। प्रो से प्रिमिटिव लर्न करेंगे, प्रिमिटिव से पुराना लर्न करेंगे। तो प्रो मींस प्रिमिटिव। और कैरियोट्स होते हैं हमारे न्यूक्लियर जीनोम, जो न्यूक्लियस के अंदर चीजें होती है उसे कैरियो बोला जाता है, लाइक डीएनए, आरएनए, है ना। तो वो क्या है? हमारे कैरियो। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत पुराने थे उन्हें बोला गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और यू का मतलब होता है ट्रू। ये मैं आपको समझाऊंगी, इसको ट्रू क्यों बोला, थोड़ी देर रुक जाओ। तो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे ना बच्चे, इसके अंदर एडवांसमेंट नहीं थी किसी भी चीज की, मतलब ये एकदम लो लेवल का ऑर्गेनिज्म था। इसके पास सेल थी, ठीक है। इसकी जो सेल थी वो बहुत ही सिंपल सी थी, सेल थी। लेकिन पुराना जब देखो, अर्थ जब बच्चे शुरू हुई थी ना, वैसे तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ऑर्गेनिज्म वाला, ये हम डाइवर्सिटी में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी फिलहाल समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे ना, उनकी सेल थी। और मैं बता रही थी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अलग सेल होती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की अलग सेल्स होती है। और ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर ही दो टाइप्स आ जाते हैं, प्लांट सेल, प्लांट्स और एनिमल्स। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर ना? तो क्या है, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को समझो नोकिया वाला फोन, और यूकैरियोट्स को समझो हमारा स्मार्टफोन, ठीक है। तो ये बहुत पहले जब अर्थ मानो शुरू हुई थी, उस पे जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आया था ना, वो ऑर्गेनिज्म किस टाइप की सेल से मिलके बना हुआ था? प्रोकैरियोटिक सेल। फिर उसके कुछ 100, 200, 300, 400 साल बाद इवॉल्व हुए, बने कौन? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो वो उनकी बॉडी की सेल्स बनी है यूकैरियोटिक सेल। तो एक प्लांट के अंदर कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल। एनिमल के अंदर कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल। समझ में आ गया? और यूकैरियोटिक के अंदर कौन है? प्लांट और एनिमल्स। और इनका डिफरेंस हमें पढ़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बेटा जब आए तो उस टाइम पे धरती का जो टेम्परेचर था ना, वो बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था।
वहाँ पे कंडीशंस ऐसी थी कि हम आज वाले जो ऑर्गेनिजम्स है ना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जब धरती शुरुआती में बनी थी, ठीक है। फिर तो देखो अब ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ना इनके पास सेल वॉल होती थी। सेल वॉल क्यों होती थी? क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इतना सूटेबल नहीं था, तो भगवान ने इनको सेल वॉल दे दी कि भाई तो अपने आप को प्रोटेक्शन की एक लेयर रख ले, ठीक है, समझ में आ गई। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सेल वॉल होती है। अच्छा इसके एग्जांपल बताना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएंगे? तो बैक्टीरिया जितने भी होते हैं ना, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, और जैसे कि और कौन कौन बैक्टीरिया भी आएंगे, जितने भी बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसीटीज वगैरह वगैरह, ठीक है। और कौन? जैसे आर्कीबैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया वो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। और यूकैरियोटिक्स में तो हम तुम हमारे पेड़ पौधे सारे आएंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की सेल कैसी थी बच्चे? इसकी सेल के बाहर पहली बात तो आउटर बाउंड्री थी जिसे मैंने सेल वॉल बोला। अब तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें सेल वॉल का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वेरी गुड, म्यूरिन की बनी हुई होती है या फिर पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। आई होप आपको याद होगा ये चीज, है ना। और इसके अंदर क्या क्या होता है बेटे? देखो इसके अंदर ना पुरानी सी चीज है, तो कुछ खास चीज नहीं होती। हमारे सेल के पास अगर तुम्हें याद हो तो न्यूक्लियस डबल लेयर्ड भी था और उसके अंदर डीएनए था, याद आ रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डीएनए ऐसे पड़ा हुआ होता है, ऐसे पड़ा हुआ होता है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और इसको जहां ये पड़ा होता है ना इस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। और तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें डीएनए पैकेजिंग पढ़ाई थी। डीएनए पैकेजिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिपट लिपट के कंडेंस हो जाता है, याद आ रहा है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा कोई चीज नहीं होती कि इसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे वो उसे बाइंड करेंगे, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो देख रहे हो हमारा डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से पैक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे, इसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस रीजन को उसमें हम यूकैरियोट्स में अपन क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस एक चीज नहीं है, ये ध्यान रखना। अच्छा और क्या क्या होते हैं इनके पास? और ना इनके पास इनकी सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। जैसे हमारा जो सेल था उसके अंदर क्या था? जैसे मान लो क्लोरोप्लास्ट था, तो क्लोरोप्लास्ट के बाहर डबल मेम्ब्रेन थी। माइटोकॉन्ड्रिया था, उसके पास भी डबल मेम्ब्रेन थी। लाइसोसोम थे, उसके पास भी मेम्ब्रेन थी। गोल्जी के पास मेम्ब्रेन थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मेम्ब्रेन थी। सबके पास मेम्ब्रेन थी। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, इसलिए ना हम अपने सेल के ऑर्गेनल को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड, हमारी जितनी भी ऑर्गेनल्स है वो एक झिल्ली से, एक पतली सी लेयर से कवर्ड है जिसे मेम्ब्रेन बोला जाता है हम यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है भाई? कोई एक तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही नहीं है, एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम्स। तो इनके पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगी, राइबोसोम ना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। और बेटे राइबोसोम ना दो टाइप के होते हैं, बता एक होता है 70S, एक होता है 80S, ठीक है। तो जो पुराने वाला कौन है? 70, और नया वाला कौन है? 80। तो तुम्हें यहाँ से आइडिया लग गया कि हमारे अंदर तो 80S वाला राइबोसोम है और जो प्रोकैरियोट है उनके पास 70S वाला राइबोसोम है। मतलब ये राइबोसोम भी पुराने वाला है, प्रिमिटिव राइबोसोम्स है, ऐसे याद कर सकते हो। ये एस है ना सेडिमेंट्री कोफिशिएंट है। सेडिमेंट्री मतलब जैसे मान लो मैंने पानी लिया, उसमें मिट्टी डाल दी और घोल दी, तो मिट्टी सेटल हो जाती है ना, सेडिमेंटेशन। तो ये S4 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ये आउट ऑफ लिख जाएगा तुम्हारे, बस इतना याद रख लेना। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के पास 70S होते हैं, हमारे पास 80S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? इतना लान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल है। क्यों है सेल वॉल? क्योंकि उस टाइम का जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत गंदी सी ह्यूमिडिटी होती थी, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता था, तो बेचारी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने सेल वॉल दी थी। और इनकी सेल वॉल ना बच्चे किससे मिलकर बनी हुई है? म्यूरिन, दैट इज ऑल्सो नोन एज पेप्टाइडोग्लाइकन। और इसके पास न्यूक्लियस
नहीं है, उसकी जगह न्यूक्लियोइड। और इसको न्यूक्लियोइड में क्यों नाम दे रही हूँ, क्योंकि इसका डीएनए फैला फैला हुआ है, इसलिए। इसके पास कुछ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते जिससे डीएनए कंडेंसली पैक, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है 70s वाला पुराना स्टाइल का राइबोसोम। और क्या क्या होता है इसके पास में, पूंछ भी होती है, तुम्हें पता है फ्लैजिला भी होता है इसके पास, मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला भी होता है इसके पास, ये फ्लैजिला। कभी भी बायोलॉजी में टर्म पढ़ोगे ना फ्लैजिला या सूडोपोडिया, तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट में। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की सेल के पास फ्लैजिला होते हैं, बताया ना मैंने कभी भी, नहीं बताया ना, होते हैं। आगे जब तुम 11th-12th में पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे जो हमारा, याद है मैंने स्पर्म सेल बनाई थी, याद करो, वेरी गुड, अगर जिसको याद है। स्पर्म सेल के मैंने ऐसे बनाया था नीचे वो टेल से, तो वो टेल ना बेटा फ्लैजिला ही होती है। एक दो एक्सेप्शंस तो सब में हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजिला भी होता है। और इसके पास क्या क्या होता है, तुम्हें याद है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर्कुलर डीएनए था, इसके पास भी क्या होता है बच्चे, सर्कुलर डीएनए होता है। और सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। इस सर्कुलर डीएनए को अपन प्लाज्मिड भी बोलते हैं। तो तुम, और इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं होती, इस सेल के पास कोई भी ऑर्गेनल नहीं होती। देन थोड़े बहुत प्लास्टिड्स हो सकते हैं इसके पास, कभी कभी, हर सेल के पास नहीं होते, कभी कभी प्लास्टिड्स भी हो सकते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो क्या हुआ, हमारी जब धरती नई नई बनी थी ना, जब धरती जस्ट डेवलप होना शुरू हो रही थी, तो सबसे पहले माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें आई थी, है ना। तो पहले कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म आए थे, प्रोकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स। और उनकी जो सेल थी, उनकी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी होगी, तो उनके अंदर बच्चे जो सेल थी उसको हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल। और इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने भी बताया आपको फ्लैजिला होता है, सेल वॉल होती है, 70s राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस ना होकर के न्यूक्लियोइड होता है, कभी कभी प्लास्टिड भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया होता है, छोड़ो आउट ऑफ लिख जाएगा। कुछ कुछ बैक्टीरिया ना फोटोसिंथेटिक होते हैं बच्चे, ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, तो इसलिए इनके पास प्लास्टिड, कुछ कुछ क्लोरोप्लास्ट, बहुत रेयर एक्सेप्शन है कि हो सकते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब हम आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोट्स माने कि हम एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं हम। देखो सबसे पहले ना, ये मैं डाइवर्सिटी में बताऊंगी तुम्हें, बस अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, अगर इस चैप्टर के बेस पे हम बात करें तो वी आर हैविंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर ऑफ टू टाइप्स, यूकैरियोटिक। और अभी देखो, अभी ये जो हम पढ़ेंगे ना, ये आपको सब आता है क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन, जिनके पास, देखो अब मैं बताती हूँ यहाँ पे, हम, आप, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स। यू का मतलब होता है बच्चे ट्रू, और कैरियो का मतलब होता है डीएनए, मतलब हमारे पास ट्रू डीएनए होता है। इस ट्रू डीएनए का क्या मतलब होता है, ट्रू डीएनए का मतलब होता है जब डीएनए अच्छे तरीके से पैक होता है और वो एक न्यूक्लियस और एक मेम्ब्रेन बाउंड चीज के अंदर बैठा होता है, उसे बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। हमारा डीएनए कैसे ही होता है, सेल में बिखरा रहा होता है, नहीं, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस। हमारे न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, याद आ रहा है। तो हमारे पास क्या ट्रू डीएनए है। अब बच्चे, ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ये दो टाइप के होते हैं, या तो वो प्लांट हो सकता है भाई, या वो एनिमल हो सकता है, इजंट इट। तो प्लांट के बारे में बात करेंगे तो प्लांट की सेल डिस्कस करेंगे, एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल की सेल डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपको ये दोनों चीजें पढ़ा चुकी हूँ, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था एनिमल्स और प्लांट्स, है ना। बहुत सारे मैंने आपको जब ऑर्गेनल्स पढ़ाई थी, कुछ कुछ ऑर्गेनल्स तो मैंने आपको बताई थी कि बेटा ये यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। तो अब आप लोग मुझे आंसर करेंगे कि प्लांट में और एनिमल में क्या क्या डिफरेंस होता है, याद करो। सबसे मोटी डिफरेंस तो ये है भाई कि इनके पास ना सेल वॉल होती है, प्लांट के पास सेल वॉल इज प्रेजेंट, और किसकी मिलके बनी हुई होती है, ब्रैकेट में लिख लेना सेल्यूलोज। अब ना देखो, तुम ये मत ले लेना सेल इज प्रेजेंट, सॉरी सेल वॉल इज प्रेजेंट सेल्यूलोज, नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे। यू विल हैव टू राइट इट लाइक दैट कि प्लांट
cell have cell wall and it is made up of cellulose and hemicellulose and pectin. आपको पता है ना प्लांट सेल किस किस की मिलकर बनी हुई होती है? प्लांट की बात कर रही हूँ इसलिए हम सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन बोल रहे हैं. अगर फंगस सेल होती तो उसके पास कौन सी सेल होती? सेल वॉल होती, काइटिन. क्या एनिमल्स के पास ऐसा कोई है? नहीं. तो सेल वॉल इज एब्सेंट. और कोई दूसरा मेजर डिफरेंस? दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि इनके पास प्लास्टिड्स होते हैं. याद आ रहा है प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स क्या होते थे? जो प्लांट के अंदर कलर होने का रीजन होते थे, क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट्स होते थे. याद आ रहा है? ज़ेंथोफिल पढ़ा ना, क्लोरोफिल, कैरोटीन, याद आ रहा है? वही. तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. क्या हम एनिमल्स के पास ऐसा कुछ सीन था भाई प्लास्टिड? नहीं. तो प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. दूसरा डिफरेंस. तीसरा बताओ. चलो तीसरा डिफरेंस मैम ये था कि हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लांट सेल के पास, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, जिसके अंदर हमारे प्लांट के खाना बनता है. तो यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 101% है, क्योंकि डिफरेंसेस आते हैं. एनिमल्स के पास तो कोई काम ही नहीं है क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि अगर हमारे पास होता तो हम प्लांट को घंटा कुछ नहीं समझते. तो क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट. चौथा डिफरेंस बताओ, याद करके थोड़ा सा. वेरी गुड. हमने वैक्यूओल भी पढ़ा था, याद है? मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल होती है ना बच्चे, इनका वैक्यूओल क्या होता है? इनका वैक्यूओल इज लार्ज इन साइज. लार्ज इन साइज. और हम एनिमल्स में क्या होता है भाई? वैक्यूल बहुत छोटू होता है, वेरी स्मॉल. वैक्यूल इज वेरी स्मॉल इन साइज. वेरी स्मॉल इन साइज. ये डिफरेंसेस तो वो है बच्चे जो हमने एग्जैक्टली अपने पढ़े हैं, जो हमने क्लासेस में अच्छे तरीके से डिस्कस करे थे. कुछ एक आधे डिफरेंसेस मैं लिखवाना चाहूंगी आपको, ठीक है? मैंने तुम्हें सेल डिवीजन पढ़ाया था, याद आ रहा है? कुछ बेटे देखो, सेल को डिवाइड करने के ना, एक सेल से दो बनती है सेल, तो सेल को डिवाइड करने के लिए ना एक ऑर्गेनल हेल्प करती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम. हालांकि ऑर्गेनल हमने पढ़ी नहीं है क्योंकि आपकी तरह काम की नहीं थी, लेकिन अगर आपको कभी ऐसे हो जाए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो ध्यान रखना, प्लांट सेल में ना सेंट्रोसोम्स नहीं होते. तो सेंट्रोसोम नहीं है, सेंट्रोसोम्स इज एब्सेंट. लेकिन हम एनिमल्स के पास सेंट्रोसोम होते हैं. सेंट्रोसोम्स इज प्रेजेंट. ये ग्रीन वाले मार्कर से मैंने वो डिफरेंस लिखवाया जो आपके, आप लिख सकते हो कि गलत बात नहीं है, ठीक है ना? लिख सकते हो आप, इट्स नॉट अ बिग डील. पर बच्चे अब ध्यान से सुनना, सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है, अगर आपको लिखना है तो लिख लेना कि सेंट्रोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है भाई जो किसमें हेल्प करती है? सेल डिवीजन में. जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है. प्लांट के पास ना सेंट्रोसोम नहीं होते, तो इसकी सेल डिवाइड कैसे करती है? इसकी सेल एक बहुत अलग तरीके से डिवाइड करती है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. हम जब 11th में सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसे करती है, ठीक है? तो हाल फिलहाल इतना देख लेना, सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और वो एनिमल्स के पास तो है लेकिन प्लांट्स के पास नहीं है. छठा डिफरेंस ये है बच्चे कि जो मेरा प्लांट सेल है ना, जो मेरा प्लांट सेल है वो जो होता है उसकी एक रेगुलर शेप होती है, मतलब फिक्स सी शेप होती है, और जनरली हम रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं, या फिर बुक्स में ना हेक्सागोनल शेप भी बनी हुई होती है ना? तो इसकी फिक्स सी शेप होती है, मतलब एक या दो टाइप की शेप्स होती है. लेकिन जो एनिमल सेल्स होती है इनकी इर्रेगुलर शेप होती है. जैसे स्पर्म सेल ऐसा होता है, याद आ रहा है? अलग शेप का. कुछ सेल्स सर्कुलर होती हैं, है ना? जैसे कन्वेक्स शेप होती है हमारी, कनकेव शेप होती है किसकी? आरबीसीज की. हमारा जो डब्ल्यूबीसी था, व्हाइट ब्लड सेल था, मैंने आपको बताया था ना, वो कैसा होता है? अमीबॉइड शेप होता है. वो अमीबॉइड शेप होता है, याद आ रही है? और हमारी मसल सेल वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है, याद आ रही है? कुछ सेल्स हमारी सिलेंड्रिकल होती है,
तो हमारी सेल की जो शेप है वो वेरी कर सकती है एनिमल सेल के अंदर, लेकिन प्लांट सेल जो होती है उनकी शेप साइज इतना शेप साइज नहीं, साइज तो वेरी कर सकता है, लेकिन प्लांट सेल की जो शेप होती है ना वो इतनी ज़्यादा वेरी नहीं करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 6 डिफरेंसेस हो गए। पेपर में आपको 2 मार्क में आएगा तो आप 6 के 6 डिफरेंसेस लिख सकते हो। 4 भी 2 मार्क्स का आएगा तो 4 डिफरेंसेस लिख सकते हो, ठीक है। तो छठा डिफरेंस यहाँ लिख लेना, स्पेस नहीं था, कि प्लांट सेल हैव रेगुलर शेप विच इज आइदर रेक्टेंगुलर और मे बी हेक्सागोनल, बट इन एनिमल सेल शेप is irregular and are of different beautiful types, ठीक है ना भाई। सही बात है, एनिमल सेल के अंदर तो मैंने कितनी सारी शेप बताई थी भाई, पहली दूसरी क्लास में बता दी थी हमने। तो माय डियर स्टूडेंट, स्टिल नाउ हमारा चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है ना। हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताया। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आपको लग रहा होगा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये हम डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, एनिमल डाइवर्सिटी, उसके अंदर हम दोबारा इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों का डिफरेंस जरूर प्रिपेयर कर लेना। यूनिक का और मल्टी का तो मैं करा चुकी थी प्रीवियस क्लासेस में, एनिमल और प्लांट सेल नहीं करवाया था। ये मैंने लास्ट में टॉपिक इसलिए करा क्योंकि पहले मेरे को था कि मैं सेल ऑर्गेनल करा देती हूँ ताकि आप समझ जाओ। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस आपने देख लिया। अब मैं ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ बच्चे, मैंने इनके डायग्राम्स नहीं दिखाए तुम्हें, प्लांट सेल के भी एनिमल सेल के भी। अब इतना तो यू पीपल कैन डू कि प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक में प्लीज प्लांट सेल का डायग्राम और एनिमल सेल का डायग्राम प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो अच्छा, एक और बताऊँ, एक बात और, आपके जो एनसीईआरटी है उसमें अजीब सा डायग्राम दे रखा है, वो उसको क्रॉस सेक्शन करके दिखा रखा है, मतलब बीच में से काट रखी है प्लांट सेल और ऐसे दिखा रखा है। तुम्हें वो वाला डायग्राम नहीं बनाना है, तुम्हें सिंपल डायग्राम पता होना चाहिए कि ये है, कैसे भी बना सकते हो रेक्टेंगुलर, उसके बाद सेल वॉल दिखा देना, फिर बीच में न्यूक्लियस दिखा देना, उसको पोरस दिखा देना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा देना, कहीं कहीं गोल्जी दिखा देना। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, गोल्जी बता रही हूँ तो प्लांट सेल का गोल्जी ना इतना मॉडिफाइड भी नहीं होता है। एक और डिफरेंस अगर आपको थोड़ा सा और समझना है, डिफरेंसेस, प्लांट सेल्स होती है ना बच्चे, इनका गोल्जी इतना मॉडिफाइड नहीं होता है, लेकिन एनिमल सेल का गोल्जी बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, एन एक्स्ट्रा पॉइंट। तो डायग्राम के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब हम एक सेगमेंट लेके आएंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड मे बी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, और साथ के साथ हम 2-2, 4-4 क्वेश्चंस अपने एनसीईआरटी की भी डिस्कस करा करेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे।